three, four. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी बुक का बायो का 5th चैप्टर विच इज़ लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो ऑल द प्रोसेसेस या फिर ऑल दोज प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस in the body of living organisms for their survival। आई थिंक डेफिनेशन से बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। लाइफ प्रोसेसेस वो सारी प्रोसेसेस जो कि हमारी बॉडी में सर्वाइवल के लिए होती है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। जैसे कि एग्जांपल बात करें, जो हम आगे जितनी भी प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट है आपकी न्यूट्रिशन, फिर है आपकी रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। मैम ये क्या है? छोटी क्लास में तो पढ़ा होगा, लेकिन आइडिया दे देती हूँ। फर्स्ट में इंट्रो ही है। अच्छा, यहाँ पर वही चीज़ लिखी है जो मैं आपको बता रही थी, दैट यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ। ये जो हम देखते हैं कि कोई चल रहा है या फिर सांस ले रहा है, सिर्फ यही चीज़ ही नहीं होती है जिससे पता चले कि जो एनिमल है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। इसके अलावा भी बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे वो मूवमेंट्स होती हैं जो हमारी बॉडी में चल रही होती हैं, ठीक है। मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेक्ड आई। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारी बॉडी जो है एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हमारी बॉडी का कि वो टिश्यू से बनी है और टिश्यू सेल से बने हैं। सेल के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स चलती हैं। आपने 9th में सेल का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा डिटेल में, उसमें कितनी सारी ट्रांसपोर्टेशन, ब्रेकडाउन, फॉर्मेशन, कितना कुछ होता है। बस वही मॉलिक्यूलर लेवल पे मूवमेंट्स होती हैं जो कि ये डिफाइन करती हैं कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है, ठीक है। टाइम के साथ साथ क्या होता है, एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं ना, इनका जो ऑर्डर है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर वो ब्रेक डाउन का ऑर्डर लॉन्ग टाइम तक चलेगा तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा नहीं रह पाएगा। मतलब इनकी मेंटेनेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर लिखा है, because of the effects of environment, this organized ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time, ठीक है। if order breaks down, अगर order टूटता है, the organism will no longer be alive। मतलब जो molecular movements हो रही है, अगर वो order टूट गया तो organism will no longer be alive। so living creatures must keep repairing and maintaining their structures। since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time। ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं सेल के अंदर, जो भी था, बल्कि जो सेल है वो भी मॉलिक्यूल्स का ही बना है। मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होती रहती है और उसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस टाइम के साथ साथ होना बहुत ज़रूरी है, वरना ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव और लिविंग। टॉपिक नेक्स्ट वही है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। जो भी सर्वाइवल के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोसेसेस होती हैं वो होती हैं लाइफ प्रोसेसेस। देखो, लाइफ मीन्स जिंदा और प्रोसेसेस मीन्स जो जिंदा रहने के लिए होती हैं। एंड द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन। ओके, अगर हमें ज़िंदा रहना है तो ये जितने भी प्रोसेसेस हैं ये मेंटेन होनी चाहिए, इनके फंक्शंस प्रॉपरली वैसे होने चाहिए जैसे होते आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है? ये वही लिखा है, लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन है, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर? अब तो याद हो जाना चाहिए लाइफ प्रोसेस क्या होती है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने इंट्रो दिया है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो इसी को ही शॉर्ट में लेके चलते हैं। पहले तो
फर्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होती है, देखो जो भी हम फूड इनटेक करते हैं और हमारी बॉडी जब उसे यूटिलाइज करती है, अब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए कोई भी फंक्शन करने के लिए, बल्कि मॉलिक्यूलर लेवल पर भी अगर मूवमेंट्स होनी है तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी किससे मिलती है, फूड से, यस। तो फूड से एनर्जी मिलती है, तो फूड का इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो आपकी प्रोसेस है वो वही है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की अगर मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊं तो वो हो जाएगी, न्यूट्रिशन intake of food and its utilization by the body। जो हम खाना खाते हैं उसी को ही न्यूट्रिशन बोलते हैं। एक्चुअली न्यूट्रिशन में ही न्यूट्रिएंट्स वर्ड आता है। जो हम कार्ब्स लेते हैं, प्रोटीन होता है, फैट्स होते हैं, मिनरल, विटामिन्स, जितने भी चीज़ें हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स को ही लेना न्यूट्रिशन होता है। द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, और सिंपल वे में लिखा जाए तो इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, इसके बाद अच्छा, जो भी हम प्रोडक्ट्स खाते हैं, जो मैक्सिमम फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, मैक्सिमम क्या, कार्बन हर जगह है। तो जो भी आप फूड सोर्सेज लेते हो वो भी कार्बन बेस्ड ही होते हैं। यहाँ पर क्लियरली लिखा है, लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स एंड मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। तो कार्बन हर एक चीज़ में है आपके लिए। इवन आपके साइंस वाले बुक में एक चैप्टर केमिस्ट्री में पूरा ही कार्बन का है, तो आप उसमें और डिटेल में जाएंगे कार्बन में। तो कार्बन हर एक चीज़ में है, ये याद रखो। तो जितने भी आपके फूड सोर्सेज हैं उसमें भी कार्बन ही है, ठीक है, कार्बन प्रेजेंट होता ही है। और हर एक का न्यूट्रिशन लेने का तरीका डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस से लेते हैं, लेकिन बाकी एनिमल्स हो गए या स्मॉल स्केल पे ऑर्गेनिजम्स हो गए, उनका भी न्यूट्रिशन लेने का जो प्रोसेस है, इनटेक ऑफ फूड का प्रोसेस डिफरेंट होता है। ये तो था न्यूट्रिशन। अब सेकंड है रेस्पिरेशन। देखो क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। आई थिंक ये ऊपर से गया। सीधी सी बात है, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो रेस्पिरेशन नहीं है। बच्चे यही गलती करते हैं, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन नहीं होती, ठीक है। ब्रीदिंग से सिर्फ आप एक्सहेल इनहेल करते हो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन जो रेस्पिरेशन होती है वो सेलुलर लेवल पे होती है। मतलब जो ऑक्सीजन है जब वो सेल में एंटर कर जाती है, फॉर आर, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स। देखो जो हमारी बॉडी कभी खाना नहीं समझती है, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये चीज़ें नहीं समझती, वो समझती है ग्लूकोज, ठीक है। और एंड में जो प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज ही बनता है डाइजेशन से। तो जब ये ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है, जब ब्लड सेल के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन भी आती है, सेल के अंदर ऑक्सीजन भी आती है। वो ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करती है उस फूड का, फूड सोर्स का या फिर ग्लूकोज का, जिससे सेलुलर नीड्स या फिर जिससे एनर्जी मिलती है और सेल अपना फंक्शन प्रॉपरली करते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन लेने की प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन नहीं है, बल्कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आपकी रेस्पिरेशन है। इसको और सिंपल ऐसे लिख सकते हो आप, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। एक बहुत कॉमन सा केमिकल रिएक्शन आपने देखा ही होगा, दैट C6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। और ये एनर्जी कहाँ यूज़ होगी, ये होगी सेल्स में यूज़, सेलुलर फंक्शंस के लिए। ओके, ठीक है। ये तो मैम ये होगी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। अब तो क्लियर हो गया, रेस्पिरेशन होती है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मतलब ग्लूकोज पर जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी या फिर ऑक्सीजन जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगी बाई प्रोडक्ट्स में और एनर्जी देगी, दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। और ये कहाँ होती है, ये सेल्स में होती है,
ठीक है, लंग्स में नहीं होती, सेल्स में होती है। ओके, इसके बाद बात आई कि अच्छा न्यूट्रिशन ले लिया, फूड ले लिया, उसके बाद फूड की यूटिलाइजेशन भी कर ली, मतलब एनर्जी भी मिल गई। अब ये जो फूड आया या फिर जो ऑक्सीजन आई, ठीक है, ये अब एक जगह एक ही सेल में तो चाहिए नहीं, जैसे कि अगर लंग्स में जा रही है तो लंग्स के सेल को ही चाहिए, नहीं, ये पूरे बॉडी के सेल में ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ट्रांसपोर्टेशन ही है। देखिए यहाँ पर लिखा है, सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ taken up at one place in the body of the organisms, while all parts of the body need them, this situation creates a need for a transportation system for carrying of food and oxygen from one place to another in the body. तो इसीलिए आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, जो कि जो ऑक्सीजन है या जो फूड है, मीन्स जो ग्लूकोज है, उसको पूरी बॉडी के सेल्स में लेके जाती है, ठीक है, क्योंकि हर एक सेल को चाहिए प्रॉपर फंक्शनिंग और उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो ये दोनों तो रिक्वायर हैं ही, ठीक है। अब क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन करता कौन है, ये ब्लड करता है, तो इसमें हम ब्लड के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम ही आएगा इसमें। अच्छा, अब ट्रांसपोर्टेशन के बाद, अच्छा मैम ग्लूकोज बन गया था, लेकिन उसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी तो बने थे, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट ही है, वो हमारी बॉडी को तो चाहिए नहीं, और ऐसे ही हमारे सेल के बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उनको बॉडी से बाहर निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बॉडी से बाहर निकालना ही एक्सक्रीशन होती है। ब्लड की प्योरीफिकेशन कौन करता है, किडनी करती है, तो किडनी से ही एक्सक्रीशन होती है। यहाँ पर लिखा है, दीज वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये ही 4 प्रोसेसेस हम आगे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज़ न्यूट्रिशन, सेकेंड इज़ रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट इज़ एक्सक्रीशन। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चंस। पेज नंबर 81 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ डिफ्यूज़न इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। तो इसका आंसर है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, दस सिंपल डिफ्यूज़न विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द सेल्स। सारे सेल्स डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में तो एयर के नहीं हैं, ठीक है, जैसे कि अपनी स्टमक की सेल्स की बात ले लो, लार्ज इंटेस्टाइन ले लो, सर्कुलेटरी सिस्टम ले लो, तो इस वजह से सिंपल डिफ्यूज़न होना पॉसिबल नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। कोई चीज़ जिंदा है, अलाइव है, कैसे पता चलता है। एनी विजिबल मूवमेंट सच एज वॉकिंग, ब्रीदिंग और ग्रोइंग इज जनरली यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट, right? However, a living organisms can also have movements which are not visible to the naked eye. Therefore, the presence of molecular movement inside the organisms used to decide whether something is alive or not. बहुत easy है, हम विजिबली तो बता सकते हैं देख के, लेकिन अगर विजिबल नहीं है चीज़ें, क्या वो फिर अलाइव नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। सेल के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे कि डिफ़ाइन होता है, जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पे होते हैं, जिससे डिफ़ाइन होता है कि ऑर्गेनिज्म अलाइव है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म क्या रॉ मटेरियल यूज़ करता है? तो एन ऑर्गेनिज्म यूजेस आउटसाइड रॉ मटेरियल्स मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ फूड। फूड जो हम खाते हैं वो भी तो बाहर से ही आ रहा है। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। एक तो फूड है और दूसरा है ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कैन बी क्वाइट वेरिड डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये तो सिंपल सी ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, अगर कोई और की बात करें तो वो भी बाहर से ही तो रॉ मटेरियल लेगा, तो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से ही लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉम्प्लेक्सिटी। लास्ट एंड क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ।
तो ये वही प्रोसेसेस है जो हम पढ़ने वाले हैं आगे, और भी बहुत सारी होती हैं पर बुक में अभी 4 ही हैं। तो हम यहाँ पर आंसर लिखा है, लाइफ प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एटसेट्रा आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ।